Hello to all. Today we'll be discussing the judgment of Bachchach Nahar versus Nilima Mandal, delivered by Honorable Justice R.V. Ravindran of the Supreme Court. अब इसमें हुआ क्या था? इसमें प्लेंटिफ जो है यानी कि जो केस फाइल करता है वो 3 रिलीफ मांगता है कोर्ट में आके। पहला वो डिक्लेरेशन मांगता है, भाई घोषणा कर दो कि मैं ओनर हूं इस स्ट्रिप ऑफ लैंड का। उसके बाद वो क्या मांगता है? उसके बाद वो एक और डिक्लेरेशन मांगता है। डिक्लेरेशन में ही एक और डिक्लेरेशन मांगता है कि जो डिफेंडेंट है यानी कि जो उसके ऑपोजिट है उसकी कोई राइट नहीं है इस लैंड में, यानी कि मैं ही हूं सोल ओनर। दूसरी रिलीफ क्या मांगता है? वो मांगता है रिकवरी ऑफ पोजेशन, यानी कि जो पार्ट डिफेंडेंट एक्वायर करके बैठ गया है वो मेरे को वापस दिलाया जाए। तीसरी रिलीफ क्या मांगता है? वो मांगता है इंजंक्शन। अभी इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन एक ऑपरेटिव ऑर्डर होता है कोर्ट का, या तो कुछ नेगेटिव करने के लिए या पॉजिटिव करने के लिए। पॉजिटिव करना मतलब एक्चुअली एक एफर्मेटिव एक्शन लेना, दैट इज कॉल्ड अ मैंडेटरी इंजंक्शन, एज कंपेयर टू अ प्रोहिबिटिव इंजंक्शन जहां कोर्ट आपको कुछ भी करने से रोक देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको उस प्रॉपर्टी में एंटर करने से रोक देगा या कुछ गुड्स यूज करने से रोक देगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रायल कोर्ट सारी सुनवाइयां करने के बाद, एविडेंस देखने के बाद पार्टली डिक्री करता है सूट को। पार्टली डिक्री करना मतलब क्या हुआ? मैं जो लेने आया था उसका ही कुछ ही भाग मेरे को मिला। तो ट्रायल कोर्ट बोलता है ये जो इसने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी है ना उसको तोड़े और उसका मुआवजा प्लेंटिफ को वापस दे दे। अब इस डिक्री के अगेंस्ट यानी कि इस डिसीजन के अगेंस्ट ना प्लेंटिफ खुश होता है ना डिफेंडेंट खुश होता है। तो इसमें डिफेंडेंट एक अपील फाइल कर देता है, भाई उसके अगेंस्ट कुछ हुआ है तो वो अपील में जाएगा ही, और उसी अपील में प्लेंटिफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर देता है। क्रॉस ऑब्जेक्शन एक तरह से अगर एक पार्टी अपील में चली गई है तो दूसरी पार्टी उसी अपील में उस अपील का जवाब देने के बजाय क्रॉस ऑब्जेक्शन लगा सकती है, यानी कि मेरे को भी नीचे की कोर्ट से ऑब्जेक्शन है। वो जवाब नहीं होता अपील का, वो भी अपील के खिलाफ ही कुछ ग्राउंड्स होते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। जो अपीलेट कोर्ट होती है यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वो डिक्री को रिवर्स कर देती है और बोलती है कि डिफेंडेंट है जिसने अपनी ओनरशिप एस्टैब्लिश करी, प्लेंटिफ अपनी ओनरशिप एस्टैब्लिश नहीं कर पाया। जिस सेल डीड के थ्रू वो क्लेम कर रहा था उसके थ्रू वो अपनी ओनरशिप एस्टैब्लिश नहीं कर पाया। अब इस डिसीजन के अगेंस्ट कौन जाएगा अपील में? ऑब्वियसली प्लेंटिफ जाएगा। प्लेंटिफ अपील में चला जाता है। अब क्या होता है अपील में? अपील में हाई कोर्ट इन सब में तो घुसता ही नहीं कि प्लेंटिफ ओनर था या नहीं। हाई कोर्ट बोलता है प्लेंटिफ ओनरशिप तो एस्टैब्लिश नहीं कर पाया पर एक ईजमेंट्री राइट एस्टैब्लिश कर दिया प्लेंटिफ ने। अब सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यहां यह उठता है कि ना ही दोनों ने जो प्लीडिंग्स लाई थी कोर्ट में, दोनों में से किसी ने यानी कि पहले तो प्लेंटिफ ने इस केस में ईजमेंट्री राइट तो क्लेम ही नहीं करी थी। अब ईजमेंट्री राइट पहली बात होती क्या है? व्हाट इज एन ईजमेंट्री राइट? ईजमेंट्री राइट इज अ राइट विच वी एंजॉय ऑन अदर्स प्रॉपर्टी so as to facilitate the use of our property. For example, मैं एक राइट ऑफ पैसेज एंजॉय करता हूं अपने पड़ोसी के लैंड पे जिसके थ्रू मैं अपने घर आ सकूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सनलाइट जो मेरे घर पे आती है उस सनलाइट को यूज करने का हक रखता हूं, तो सामने वाला ये नहीं कि पेड़ उगा देगा और मेरी सनलाइट ब्लॉक कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक वाटर कैनाल पास कर रहा है किसी के लैंड से, तो उस कैनाल पे सबका हक है। तो हाई कोर्ट ने यहां पे बोला कि ओनरशिप तो एस्टैब्लिश नहीं कर पाया आप स्ट्रिप ऑफ लैंड पे, पर डिफेंडेंट को मैं इंजंक्शन पास करता हूं डिफेंडेंट के अगेंस्ट, ये बोल के कि प्लेंटिफ का ईजमेंट्री राइट है। अब इसके अगेंस्ट अपील होती है। सुप्रीम कोर्ट इन वेरी क्लियर एंड अनइक्विवोकल टर्म्स होल्ड्स कि जब ईजमेंट प्लेंट में प्लीड ही नहीं किया तो हाउ कुड यू रूल ऑन ईजमेंट? एवरी डिसीजन, एवरी रिलीफ हैज टू बी कन्फाइंड टू द प्लीडिंग्स फाइल्ड बाय द पार्टीज। अब हाई कोर्ट ने ईजमेंट दे कैसे दिया? और ईजमेंट अगर हाई कोर्ट दे रही है तो डिफेंडेंट के पास क्या मौका था उस क्लेम पर जवाब देने का? भाई मैं आया था ओनरशिप लेने, मैं आया था डिफेंडेंट को इंजंक्ट करवाने। हाई कोर्ट ने मुझे क्या दे दिया? ईजमेंट्री राइट दे दी। भाई मैंने ईजमेंट्री राइट मांगी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट हाई कोर्ट हैड नो अथॉरिटी टू ग्रांट ईजमेंट्री राइट, नो पार्टी प्लीडेड, और ईजमेंट्री राइट आपने ग्रांट कर दी, डिफेंडेंट को मौका मिला उसके अगेंस्ट जवाब देने का। तो मैं एक बहुत I will read the exact words of the Supreme Court for
better clarity. When there is no prayer for a particular relief and no pleadings to support such a relief, and when the defendant has no opportunity to resist or oppose such a relief, if the court considers and grants such a relief, it would be a miscarriage of justice. भाई जहां ना मैंने मांगा वो रिलीफ, ना सामने वाले को जवाब देने का मौका मिला उस रिलीफ पर, उस स्थिति में आप कैसे ये रिलीफ ग्रांट कर सकते थे? सुप्रीम कोर्ट रिवर्स्ड द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट इन दिस केस and said that the plaintiff suit was not maintainable on the evidence available on record, on the basis of evidence available on record, और पूरे रिकॉर्ड को जांचते परखते हुए. और एक और लाइन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है, कोर्ट कैन नॉट मेक आउट अ केस विच इज नॉट प्लीडेड. कोर्ट शुड कन्फाइन इट्स डिसीजन टू द क्वेश्चंस विच हैव बीन रेज्ड इन द प्लीडिंग्स. हां, एक केस में कुछ ऐसे क्वेश्चन पे कोर्ट डिसाइड कर सकती है जो बेसिकली उठाना हो, पर दोनों पार्टीज ने वो उठाया हो ऑन द बेसिस ऑफ प्लीडिंग्स एंड एविडेंस. भाई जो कोर्ट आप मटेरियल लाए हो, जो आप मांग रहे हो, सिर्फ उसी के बेसिस पे तो डिसीजन होगा, क्या उसके अलावा होगा? अगर इस पे आपके कोई डिफरेंट व्यूज हैं तो जरूर कमेंट्स में शेयर करें. और बड़ी ही अच्छी और इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. We'll be continuing. Our pace is our frequency is a little disturbed, but hopefully we'll be consistent. Thank you so much. Follow Judgment Junction for more videos.